Hello everyone, so we are starting with your another topic, that is your demand analysis. But before starting with this topic, if any one of you haven't done our previous topic which was related to the basic concepts and principles of our economics, I would suggest you to please go and watch that video, because जब तक हमारे basics clear नहीं होंगे हम आगे क्या पढ़ेंगे, we won't be able to understand that particular thing इतना clearly, हमें जो है वो चीज़ें समझ नहीं भी आ सकती हैं. ठीक है. So we are starting with your demand analysis, and first of all there is a different concept of demand in our economics. So basically अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ की बात करें तो हम अपने डिज़ायर्स को ही डिमांड्स के साथ जो है वो कंबाइन कर लेते हैं. हम सोचते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, विच मीन्स मैं इस चीज़ की डिमांड कर रही हूँ. ठीक है. सो ये क्या है, यही हम क्या करते हैं कि हमारे डिमांड और हमारा डिज़ायर जो है, ये जो दो टर्म्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली हमारी डे टू डे लाइफ में इंटरलिंक्ड हो जाती हैं. ठीक है. बट डिमांड इकोनॉमिक्स में एक अलग चीज़ है. ठीक है. इकोनॉमिक्स में डिमांड कब बनती है, जब हमारा डिज़ायर तो है, हमारी इच्छा तो है वो चीज़ लेने की, लेकिन उस चीज़ को लेने की मेरे पास परचेजिंग पावर भी है. मतलब अगर मेरे को अगर मेरी इच्छा है कुछ लेने की, मेरा डिज़ायर है, उस डिज़ायर के साथ साथ उस डिज़ायर के साथ साथ मेरे पास उतने पैसे भी हैं कि मैं उस डिज़ायर को जो है वो फुलफ़िल कर सकूं. ठीक है. और पैसे होने के बाद, इच्छा होने के बाद, क्या मैं उस टाइम पे मेरे पास जो पैसे हैं वो इसी चीज़ के लिए देना चाहती हूँ. सो ओवरऑल इन आर इकोनॉमिक्स डिमांड कैसे बनती है, डिमांड बनती है हमारे डिज़ायर प्लस हमारी परचेजिंग पावर प्लस विलिंगनेस से. सो डिज़ायर प्लस परचेजिंग पावर प्लस विलिंगनेस इज इक्वल टू डिमांड इन आर इकोनॉमिक्स. एग्जाम्पल से इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे. सपोज़ आई वॉन्ट टू बाय अ कलर टीवी. ठीक है. मुझे एक कलर टीवी चाहिए. ठीक है. अगर मेरे पास उसको लेने के पैसे नहीं हैं सो वो बस मेरी एक इच्छा ही बन के रह जाएगी, वो बस मेरा एक डिज़ायर ही बन के रह जाएगा. लेकिन अगर मेरे पास वो कलर टीवी लेने के पैसे भी हैं, ठीक है, तो मैं एक स्टेप क्लोज हूँ किसके, उसको अपनी डिमांड बनाने के. लेकिन अभी भी वो कम्प्लीटली मेरी डिमांड नहीं बनी है. क्यों? क्योंकि मे बी अगर वो टीवी जो है वो 40,000 का आ रहा है एंड आई हैव 40,000 विद मी, सो क्या मैं उस टाइम पे वो 40,000 उस टीवी पे खर्च करना चाहती हूँ? अगर तो हाँ तो ठीक है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ डिमांड. बट अगर नहीं तो वो स्टिल अभी डिज़ायर ही रहेगा मेरा. ठीक है. वो अभी भी मेरी वांट ही रह जाएगी, वो मेरी डिमांड नहीं बनेगी. वाई वी आर सेइंग दिस, बिकॉज अगर हम एक कॉमन ह्यूमन माइंड देखें, इफ़ यू हैव मनी, ठीक है, इफ़ यू हैव 40,000 विद यू, यू विल थिंक वंस और ट्वाइस. आप सोचेंगे कि क्या मुझे ये 40,000 इस टाइम पे पूरे के पूरे एक टीवी के लिए देने हैं, या फिर मुझे इसको रख के सेव करके किसी और चीज़ के लिए यूटिलाइज़ करना है, या मुझे अभी कोई और काम है जिसमें ये आगे आने वाले काम में ये पैसे जो हैं वो यूटिलाइज़ हो सकते हैं. अब उस कंडीशन में भी मैं चाहती तो हूँ टीवी लेना, बट मैं शायद से पैसे होने के बाद भी ना लूँ. सो डिमांड कब बनेगी? डिमांड फॉर अ कमोडिटी refers to the desire to buy a commodity backed with sufficient purchasing power, which means desire के साथ साथ capacity to actually buy it and willingness to spend on it at that particular time. ठीक है. So I hope demand economics में कैसे बनती है वो आपको समझ आ गया है. ठीक है. Now we are going to talk about a perfect example. Now we are going to talk about a perfect definition for the demand. Okay. So demand refers to the different possible quantities of a commodity that the consumer is ready to buy at different prices of that commodity. ठीक है. डिमांड क्या है? डिमांड क्या है? मेरी बीइंग अ कंज्यूमर, मेरी डिमांड क्या है कि मैं अपने पैसों से कितनी पॉसिबल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ख़रीद सकती हूँ. सपोज़ करेंगे अगर मैं मार्केट में एक 100 रुपीज़ लेके जा रही हूँ एंड आई हैव अ माइंड कि मुझे 10 पेन्स ख़रीदने हैं, 10 इंक पेन्स ख़रीद के आने हैं. ठीक है. आई वेंट टू द शॉप, मैं शॉप पे चली गई एंड वहाँ पे आई सॉ कि उनके पास 10 रुपीज़ वाले पेन नहीं थे. द पर्सन वॉज ओनली हैविंग 20 रुपीज़ वाले पेन. ठीक है. सो क्या होगा, जो मैं घर से अपना माइंड बना के गई थी दैट आई एम हैविंग 100 रुपीज़ एंड आई एम गोइंग टू स्पेंड ऑल ऑफ दिस 100 रुपीज़ इन परचेजिंग 10 इंक पेन्स, वो क्या हो गया, वो रिड्यूस होकर क्या बन गया,
अब जब वो 20 के हो गए हैं, सो बीइंग अ रैशनल थिंकर मैं क्या कर सकती हूँ, जो लेके ही 100 रुपीज़ गई है वो क्या कर सकती है, वो 10 पेन्स की जगह 5 लेके आ जाएगी, ठीक है। तो वो क्या हुआ, मैं क्या रेडी हूँ, हाँ मैं उस टाइम पे वो 100 रुपीज़ से 5 पेन खरीदने के लिए भी तैयार हूँ। सो व्हाट इज़ माय डिमांड, माय डिमांड इज़ रेफरिंग कि कैसे अलग अलग प्राइजेस पे मैं अलग अलग क्वांटिटीज़ खरीदने के लिए तैयार हूँ। सो दैट इज़ माय डिमांड। ओके, सो डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़। अभी वही 100 रुपीज़ में अगर मेरे को 10 पेन्स आते हैं तो शायद से मैं उनमें 8 भी लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे शायद से 20 रुपीज़ बच जाएंगे उसके बाद। सो मैं क्या कर रही हूँ, मैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ लेने के लिए तैयार हूँ, उनके डिफरेंट प्राइस पे। बट यही अगर उस एक पेन का प्राइस क्या हो जाता, 50 रुपीज़ में चेंज हो जाता, तो मैं शायद से बोलती कि नहीं, ये अब नहीं हो, ये मैं नहीं परचेज़ करूँगी, फॉर द रीज़न आई एम नॉट कंफर्टेबल इन स्पेंडिंग 50 रुपीज़ फॉर वन पेन, ठीक है। सो ये है डिमांड कि कैसे एक कंज्यूमर, कैसे एक पर्सन डिफरेंट क्वांटिटीज़ खरीदने के लिए तैयार रहता है, उन्हीं क्वांटिटीज़ के डिफरेंट प्राइजेस पे एट दैट पर्टिकुलर ऑफ टाइम। फाइन, सो वील डिस्कस डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या है, इट इज़ नथिंग वेरी बिग, इट इज़ सच अ कॉमन थिंग। ये है हमारा डिमांड शेड्यूल, द टेबल, द टेबुलर फॉर्मेशन, टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 3, 4 और 5 प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड उस प्राइस पे मैं कितनी क्वांटिटी लेने के लिए तैयार हूँ वो। सो टेबुलर फॉर्म ऑफ प्राइजेज एंड क्वांटिटी इज़ योर डिमांड शेड्यूल। बस ये डिमांड शेड्यूल क्या है, ये दो में डिफर किया गया है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जैसे कि मेरा, ठीक है, अकेले इंसान का, कि हाँ मैं 1 रुपये पे 4 टॉफ़ीज़ ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, मैं 2 रुपये पे 3 टॉफ़ीज़ ख़रीदने के लिए रेडी हूँ, मैं 3 रुपये पे 2 ही टॉफ़ीज़ अफोर्ड कर रही हूँ, और मैं 4 रुपये की होगी तो शायद से एक ही लेके आऊँगी। सो ये क्या है, ये मेरा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ मार्केट डिमांड शेड्यूल, वी आर कंसीडरिंग कि मार्केट में सिर्फ 2 ही कंज्यूमर हैं। सो एग्जांपल, मैं और मेरी फ्रेंड, ठीक है, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया टॉफ़ीज़ के प्राइसेस सेम रखे गए हैं। एज डिमांड सेम है, बट मेरी फ्रेंड की क्या है, वो 1 रुपये पे 5 टॉफ़ीज़ ले लेगी, वो 2 रुपये पे 4 ले सकती है, वो 3 रुपये की होगी तो 3 लेके आएगी, और अगर 4 रुपये की होगी तो 2 लेके आएगी। सो ओवरऑल टुगेदर क्या है, टुगेदर बन जाएगी मार्केट डिमांड। इसी से हम करते हैं अपनी डिमांड कर्व को एक्सट्रैक्ट। ये है इसका ग्राफ, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस है। आप देखेंगे 0, 1 पे इट इज़ 4, 2 पे इट इज़ 3, 3 पे आई कैन बाय 2, एंड 4 पे आई विल परचेज 1। एंड साइमल्टेनियसली कैसे हमारा मार्केट डिमांड बनता है, मार्केट डिमांड करता है डिफरेंट लोगों को एग्रीगेट करके, उनको ऐड करके, ठीक है, जैसे कि ए की डिमांड को प्लस करके, ए की डिमांड और बी की डिमांड को प्लस करके हम बनाते हैं हमारा मार्केट डिमांड। सो दिस इज़ व्हाट योर डिमांड शेड्यूल एक्चुअली इज़। फाइन, आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। ये तो देखा, बट इसमें हमने एक चीज़ अगर हम नोटिस करेंगे तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, घट रही है, राइट। सेम इज़ द केस विद योर अनदर द मार्केट शेड्यूल। जैसे जैसे यहाँ पे भी प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे कंज्यूमर ए की भी डिमांड घट रही है और कंज्यूमर बी की भी डिमांड कम हो रही है, ठीक है। ओवरऑल मार्केट की डिमांड कम हो रही है। अगर हम देखें प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है, मार्केट डिमांड वैसे वैसे कम हो रही है, ठीक है। सो वन थिंग विच वी कैन एक्चुअली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आर टेबल्स, फ्रॉम आर ग्राफ्स is that there is an inverse relationship
सो ओवरऑल हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया इन दो ग्राफ्स को स्टडी करके कि देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे एक रैशनल कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी जो है वो कम करता रहेगा, ठीक है। सो देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन योर प्राइस एंड योर क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। इन्वर्स क्या हो गया, उल्टा रिलेशनशिप, प्राइस का बढ़ना क्वांटिटी का डिक्रीज़ होना, क्वांटिटी का डिक्रीज़ होना प्राइस का बढ़ना एंड वाइस वर्सा, जैसे कि प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो ये रहेगा हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। और यही है हमारा यही है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। तो यही है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। सो वी आर गोइंग टू क्विकली डिस्कस लॉ ऑफ डिमांड। आई होप आपको ये आई होप यू अंडरस्टूड लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड यही है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड कम होगी, और जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। सो देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन योर प्राइस of the commodity and the quantity demanded. So this is what your law of demand is. So a proper definition of your law of demand is that the law of demand states that other things remaining constant, there is an inverse relationship between quantity demanded and the own price of the commodity, and the explanation of this I have already given, okay. Now from this particular definition, I hope this definition is clear to you, but there is this word in it, okay, other things. What do we mean by these other things? हम क्या कह रहे हैं ये other things बोल के? other things क्या है? other things are the determinants. अदर थिंग्स क्या है? अदर थिंग्स है हमारे डिटर्मिनेंट्स दैट इफ़ेक्ट द डिमांड, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऐसे कैसे डिटर्मिनेंट्स हैं, कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं अदर दैन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ओके। Okay students, so when we talk about law of demand, we have seen that the definition states that other things remaining constant, there is an inverse relationship between your quantity demanded and the price of the commodity. Now I am going to explain you what do we actually mean by these other things, ठीक है। क्या है ये other things, क्यों हम बोल रहे हैं कि other things constant रख के law of demand state करता है, सिर्फ price और quantity का relation, ठीक है। अदर थिंग्स क्या है? अदर थिंग्स आर बेसिकली द डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं किसी ना किसी तरीके से। सो अभी हमने देखा कि दो टाइप की डिमांड है, ठीक है। जैसे कि हमने डिमांड शेड्यूल बनाया, उसमें दो टाइप्स की डिमांड थी, एक थी इंडिविजुअल डिमांड और दूसरी थी मार्केट डिमांड, ठीक है। सो कौन से फैक्टर्स जो हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं? इंडिविजुअल डिमांड क्या? एक ही इंसान की डिमांड को, एक ही कंज्यूमर की डिमांड को जो इफ़ेक्ट करते हैं, वो कौन से हैं? So basically you can also represent these into a function form। एक mathematical function की form में भी हम इसको represent कर सकते हैं, जैसे कि dx is the quantity demanded, f is just the sign of your function, px is the own price of the commodity, pr is the price of the related goods, y is the consumer's income, t is the taste and preferences, and E is the consumer expectations. So when we talk about the determinants जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करती हैं, वो है ये डिटर्मिनेंट्स। डेफिनेटली ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी तो इफ़ेक्ट करती ही है। हमें पता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होती रहेगी। और क्या इफ़ेक्ट करता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी इफ़ेक्ट करता है। रिलेटेड गुड्स क्या होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और दी सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट्स क्या हो सकती हैं? जैसे टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। अगर मुझे पता है कि कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? टी की कंजप्शन बढ़ जाएगी, राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बोल रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वो क्या आ गया? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में।
पेट्रोल प्लस कार, अगर हम बोल रहे हैं पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज़ होती जा रहा है तो कार्स की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, या कार्स की जो यूसेज की डिमांड है वो कम होती जाएगी। सो ये होती है हमारी रिलेटेड गुड्स, जो किसी रिलेशन में होती हैं गुड्स के, वो चाहे रिलेशन हो सब्स्टिट्यूट का कि एक के बदले दूसरे, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कि एक के बिना दूसरे का जो है वो इनकम्प्लीट रहता है काम, ठीक है। नेक्स्ट इज योर वाई इज़ बेसिकली कंज्यूमर्स इनकम। डेफिनेटली अगर मेरी सैलरी 20,000 है और कल को वो बढ़ जाती है, सो डेफिनेटली मेरी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर मैं अभी मे बी 5,000 to 6,000 रुपीज़ अपने घर के राशन पे खर्च कर रही हूँ, सो मे बी वो आगे इंक्रीज़ करके बेटर क्वालिटी, बेटर मोर क्वांटिटी में हम उसको 10,000 भी कवर कर सकते हैं। तो जब इन कंज्यूमर की इनकम घटती है या बढ़ती है, उस अकॉर्डिंग भी हमारी डिमांड घटती या बढ़ती है, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है ये हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इफ़ेक्ट करती है बाय चेंज इन फैशन, चेंज इन क्लाइमेट। तो जैसे कि मैंगोज़ उसका कभी उनका सीज़न होता है, सो द डिमांड इज़ रियली हाई, बट ऑन दी अदर हैंड जब सीज़न चले जाता है तो वो डिमांड बहुत कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सीज़न में बिना सीज़न के मिलते नहीं हैं, बट डिमांड नहीं होती। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट की वजह से हमारी प्रेफरेंस चेंज हो गई है, हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आया। ऑन दी अदर हैंड ई क्या है? ई है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। सो मैनी टाइम्स हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये जो चीज़ है ये आगे जो है इन फ्यूचर और सस्ती या महंगी हो जाएगी। अगर तो चीज़ सस्ती हो जाएगी तो हम क्या कहते हैं कि रुक जाते हैं, 1 महीने बाद में लेते हैं। और अगर हमें लगता है कि वो महंगी हो जाएगी तो हम बोलते हैं कि अभी ले लो, ये आगे आने वाले टाइम में और महंगी होने वाली है। सो दीज आर द फैक्टर्स जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट प्राइस, देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल। सेम गोज़ विद योर मार्केट डिमांड, ठीक है। मार्केट डिमांड को भी कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स कॉमन है, ये जो हमने डिस्कस किए, ओन प्राइस, रिलेटिव प्राइस, कंज्यूमर इनकम, टोटल प्रेफरेंस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। इन 5 फैक्टर्स के साथ यहाँ पे 2 और ऐड होते हैं, वो क्या है? एन और वाई डी। व्हाट इज़ एन? एन इज़ द साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन का साइज बढ़ जाएगा विच मीन्स यू हैव मोर बायर्स, which automatically means more demand, right? And what is YD? YD is the distribution of income. कैसे different sections of the society में income distribute हुई है. So these are the factors, overall factors which are affecting the demand of individual as well as of the market. We are quickly going to discuss what are the exceptions of law of demand. We know that exceptions exist everywhere. Law of demand क्या state करता है? It states that when the price of the commodity increases, its demand decreases. But इस चीज़ में exceptions भी हैं. Exceptions का मतलब है कि अगर price increase हो रहा है तो demand भी increase हो रही है, price decrease हो रहा है तो demand भी decrease हो रही है। और वो किन conditions में आती है? वो इन 4 reasons की वजह से होता है। गिफ्ट गुड्स ये क्या होती हैं? ये होती है बहुत ही इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। सो ये भी एक एक्सेप्शन का केस है। इसमें जब प्राइस जब प्राइस डिक्रीज़ होता है तो इसकी डिमांड भी, इस कंडीशन में क्या है? जब प्राइस डिक्रीज़ होता है तो इसकी डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाती है। सो व्हाट आर दीज आर बेसिकली द इन्फीरियर गुड्स। नेक्स्ट इज आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्पेशियस गुड्स। अभी ये क्या है? एग्जाम्पल दे रहे हैं। Example is diamonds, vintage cars. It doesn't matter what the price is, but the demand still exists. It doesn't matter इसका प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, तो ये क्या है? ये स्टेबल ही रहेंगे। It is preferred. जैसे अगर हम इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, पीपल हु आर into art, people who like to buy paintings etc. So what they do is they think कि जितनी महंगी है वो उतनी ही विंटेज है। जैसे कि विंटेज कार्स, they are obviously more into price than the, जितना ही वो ओल्ड होगा उतनी ही उसकी वैल्यू होगी। इट बिकम्स योर आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। कॉन्स्पेशियस नेसेसिटीज़, अब जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, इट डजेंट मैटर उनका प्राइस बढ़ रहा है या उनका प्राइस घट रहा है, यू हैव टू फुलफिल योर नेसेसिटीज़। अगर हमारे घर पे 5 मेंबर्स हैं, सो वी डेफिनेटली नीड 5 टूथब्रश। सो इसमें कोई भी
if you have 5 members in your family, so you definitely need 5 toothbrushes in your family. It doesn't matter उसका प्राइस बढ़ रहा है या उसका प्राइस घट रहा है, you have to have it, okay? So that becomes your necessity, and it doesn't matter इसका प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, you have to fulfill your need of it. Last one is when consumer judge quality by price. It happens many times, ये एक common process है, ये common act है. Many times हम सोचते हैं कि जिसका प्राइस ज़्यादा है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, in terms of clothes, in terms of मोबाइल्स, कैमराज एक्सेट्रा. सो वी थिंक दैट जितना प्राइस बेटर होगा उतनी ही उसकी क्वालिटी भी बेटर होगी. सो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ योर लॉ ऑफ डिमांड. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स इन योर डिमांड कर्व. सो व्हेन वी टॉक अबाउट मूवमेंट्स क्या है? मूवमेंट्स विद इन द डिमांड कर्व है, ठीक है. ups and downs on the demand curve are your movements of contraction, which mean large से कम होना, and movements of extension, which means छोटे से बढ़ना, ठीक है. contraction कब होगा? जब आपके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे. दिस इज़ योर डिमांड कर्व डी. सो जब हमारे प्राइस, जो इनिशियल प्राइस ये था जब वो, और क्वांटिटी ये थी, तो जब वो प्राइस इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, जब ये प्राइस इंक्रीज़ हुआ, क्या हुआ? मैं यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर ली, तो ये क्या हो गया? ये हो गई कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है. मैंने यहाँ से अपवर्ड ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया एंड मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. कितना? इतना. मेरी जो डिमांड है वो इतनी कम हो गई, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो गई. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटेंशन कब होता है? जब प्राइजेस फॉल हो जाएंगे. तो जब हमारा ये प्राइस जो है पी इज़ दी इनिशियल प्राइस है. सो जब हमारा इनिशियल प्राइस फॉल हुआ, यहाँ पे पहुँचा, P1 पे पहुँचा, क्या हुआ कि मैंने एक्सपैंड कर लिया अपने आप को, मैं डाउनवर्ड्स मूव कर ली, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ योर अप्स एंड डाउन्स हैपन. सो बेसिकली मूवमेंट्स इन योर डिमांड कर्व हैपन्स ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, ओके. शिफ्ट क्या है? शिफ्ट डिमांड कर्व में क्या है? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ योर डिमांड कर्व. बैकवर्ड मूवमेंट क्या होगा? जब कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी, और फॉरवर्ड मूवमेंट क्या होगा? जब कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी. अभी इनमें बेसिक रीज़न क्या है वाई जो डिमांड कर्व है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट होती है, और वाई डिमांड कर्व पे अप्स एंड डाउन्स होते हैं? हेयर द मेजर रीज़न इज़ द चेंज इन प्राइस, बट हेयर द प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट. अगर हम देखेंगे प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बट क्या हुआ है? डिमांड जो है, ठीक है, डिमांड ए से बी में चली गई है. वाई दिस हैपन्स ड्यू टू दी अदर फैक्टर्स that affect our demand. The other factors which we have already discussed, the price of related goods, income of consumers, and other 3 to 4, ठीक है. So this is the reason why movements and shifts happen in your demand curve. So students, with this I am winding up our demand analysis, and I'll see you in the next video with other topics. But till then I would request you guys to revise whatever we have done and come up with your all the doubts. Thank you.